उसके हवाले से ज़ाहिर है कि तफसीलात तो सामने आ रही हैं। मेरे ख्याल में ये सबसे एक ऐसा पोर्टेंट मूव है जिससे अफगानिस्तान की मैशत ऑलरेडी स्ट्रगलिंग है, जिसको फ़र्क पड़ेगा। तो क्या बड़े उसमें हाईलाइट्स हैं जो पाकिस्तान ने अब फैसला किया है? कामरान, ये जो स्मगलिंग का एक इशू है जिसको बेस बना के पाकिस्तान ने ये फैसला किया है, ये एक बहुत ही पुराना डेकेड्स ओल्ड ये इशू है। और ये इसलिए इशू है कि दोनों साइड्स के ऊपर जो पॉपुलेशन है, उनके तजारती और उनके वैसे भी उनके रिलेशनशिप्स हैं, जिसकी वजह से तजारत उनके दरमियान होती है, उनका आना जाना लगा रहता है। इसके साथ ही जो बॉर्डर है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड ईरान, वो बॉर्डर इस नेचर उसकी ऐसी है कि वहाँ पे उसको आप 100% उसको मैन कर ही नहीं सकते। वहाँ पे बावजूद इसके इन्होंने खारदार तारे लगाई हैं और भी इन्होंने फेंसिंग करने की कोशिश की है, इनके वो मसले हल नहीं, और अभी भी कंप्लीट फेंसिंग नहीं हुई है उस बॉर्डर की। तो और फिर हमारे अपने जो लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रही है स्मगलिंग के, इसमें हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स में इन इश्यूज़ को हाईलाइट भी किया था। अब हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि उन्होंने एक डिसाइसिव ये मूव ली है। क्या आज हो जानी चाहिए थी मूव, आज से 10 साल पहले हो जानी चाहिए थी, वो एक डिबेटेबल चीज़ है, उसके ऊपर भी बात करेंगे आगे जाके। बट प्राइमरीली 4 बड़े इन्होंने फैसले किए हैं। एक की तो बात हो रही है कि तजारती कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन मेरा ख्याल पहले वो 4 फैसलों को मुख्तसर हम बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, 4 नोटिफिकेशन निकाले पाकिस्तान ने आज से 3 दिन पहले, जिसमें उन्होंने टारगेट किया डायरेक्टली जो अफगानिस्तान की ट्रांजिट ट्रेड है। अफगानिस्तान चूंकि एक लैंड लॉक कंट्री है, उसकी समंदर तक डायरेक्ट रसाई हासिल नहीं है, और बीइंग ए लैंड लॉक कंट्री उसको ये एक इंटरनेशनल जो कन्वेंशन होते हैं, जो मुआहदे होते हैं, उसको ये एक्सेस हासिल होती है कि जो नेबरिंग कंट्री जिसके साथ समंदर हो, जैसे पाकिस्तान है या ईरान है, तो उसको ये राइट होता है कि उस नेबरिंग कंट्री के जरिए अपने जो इंपोर्ट्स हैं, जो तजारत है बैनुल अक़वामी, उसको वो कंटिन्यू रख सकता है। उसी मद्देनजर में 1965 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ये मुआहदा हुआ था ट्रांजिट ट्रेड का। ये 2010 तक चलता रहा। 2010 में इसका अपडेटेड वर्जन आया, उसमें काफ़ी चेंजेस आई। ये 2010 वाला भी जो मुआहदा ये 5 साल के लिए था, 2011 में इफेक्टिव हुआ, 15-16 में ये खत्म हो गया। अब इसको हर साल एक्सटेंड किया जा रहा है। अभी भी मुआहदा मौजूद है, बट जो कुछ बेसिक अमेंडमेंट्स पाकिस्तान ने किए, कुछ इसमें रेडिकल अमेंडमेंट्स भी हैं, और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अमेंडमेंट्स होनी नहीं चाहिए थी। बट पाकिस्तान का अपना मौक़िफ़ है, स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है। अमेंडमेंट्स है क्या, बड़े फैसले है क्या? नंबर 1, इन्होंने फैसला ये किया कि कुछ अशिया ऐसी हैं जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत आ ही नहीं सकती। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आपने एक नेगेटिव लिस्ट का सुना होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान इंडिया से इंपोर्ट करना नहीं चाहता, इंडिया पाकिस्तान से नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान की एक नेगेटिव लिस्ट है, जिसमें उन्होंने वैसे तो कैटेगरी अगर आप जाएंगे तो तजारती वो इनके जो कोड्स होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर 6 या 7 किस्म की बड़ी अशिया, जिसमें कपड़ा है, टायर्स हैं गाड़ियों के, उसके साथ चाय है, कॉस्मेटिक्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, कुछ वैक्यूम फ्लास्क हैं, और होम अप्लाइंसेज जिसमें टेलीविजन आ जाते हैं, लाउड स्पीकर आ जाते हैं, और मुख्तलिफ अशिया आ जाते हैं, इवन के एयर कंडीशनर्स भी आ जाते हैं। इनके ऊपर पाबंदी लगी है, ये नेगेटिव लिस्ट में आ गया। ये अफगानिस्तान तजारत का जो उसका माहिदा पाकिस्तान से, उसके तहत इंपोर्ट ही नहीं कर सकता वाया पाकिस्तान, ना समंदर के रास्ते, ना फजाई रास्ते, और ना ही लैंड रूट के जरिए। दूसरा नोटिफिकेशन जो है उसके तहत इन्होंने 5 किस्म की अशिया जिसके ऊपर 10% इन्होंने पाकिस्तान ने प्रोसेसिंग फी लगा दिया। ये अशिया पाकिस्तान आज के जरिए मंगवाई जा सकती है, लेकिन अफगानिस्तान का जो ताजिर होगा उसको इसके ऊपर 10% प्रोसेसिंग फी देनी पड़ेगी। क्या ये जायज़ है, नहीं है, इसके ऊपर हम बिल्कुल प्रोग्राम के आगे जाके बात करेंगे। बट इसमें जो अशिया है, इसमें चॉकलेट्स हैं, फुटवेयर हैं, मशीनरी है, ब्लैंकेट्स हैं और गारमेंट्स हैं, इनके ऊपर 10% प्रोसेसिंग फी लगा दी गई। 2 बड़े और अहम नोटिफिकेशन में रूल्स में अमेंडमेंट की गई हैं। नंबर 1 कि जितनी भी अशिया अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के वाया इंपोर्ट करेगा, उसके ऊपर जो ड्यूटीज और टैक्सेस बनेंगे उसके इक्वल, वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के इक्वल बैंक गारंटीज देगा अफगान का जो भी ताजिर होगा। और उसका मकसद ये होगा कि ये चीज़ें जो हैं जो पाकिस्तान पहुंच गई हैं, ये अफगानिस्तान तक पहुंच जाए। और जब इस चीज़ की सर्टिफिकेशन हो जाएगी कि ये चीज़ अफगानिस्तान पहुंच गई है, पाकिस्तान में ही नहीं रुकी, या स्मगल बैग होना तो बाद की बात है, तो वो ड्यूटीज़ जो है उसके इक्वल वो जो बैंक गारंटीज हैं वो वापस हो जाएंगे। अदरवाइज पाकिस्तान उसको कैश करवा लेगा। ये बहुत बड़ी चेंज है, इससे काफ़ी ज़्यादा इशूज़ आ सकते हैं। चौथी जो बुनियादी चेंज इसके अंदर की गई है वो भी इसी किस्म के कुछ रूल्स की अमेंडमेंट्स की गई हैं, जिसमें स्कैनिंग होगी, जो उनकी गुड्स आ रही हैं पाकिस्तान
उसकी 25% अगर कोई भी अशिया उसको 25% के बराबर पाकिस्तान उसकी स्कैनिंग करेगा और 10% ऐसी होंगी जिसकी वो उनका जो एडवांस हमारा एक सिस्टम है रिस्क मैनेजमेंट उसके थ्रू गुजारा जाएगा। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग कामरान अब ये होगा अफगान इंपोर्टर्स के लिए, जो पाकिस्तानी क्लियरिंग एजेंट्स है जो अफगानिस्तान के लिए काम करते हैं, पूरी एक इंडस्ट्री अब ट्रांजिट ट्रेड की उसके लिए। तो ये एक बुनियादी फैसला, इसकी जो एक एक चीज़ है वो आगे जाके फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। और ये फैसला ऑब्वियसली इसमें आई थिंक जो एक और एस्पेक्ट हम आगे चल के वो बात भी करेंगे। इम्पॉर्टेंटली देखें, जो अफगानिस्तान की आपको पता ना कि 4 करोड़ आबादी है, उसकी जो मईशत का साइज़ है वो इतना बड़ा है नहीं, कोई 19-20 बिलियन डॉलर है। और जिस तरीके से हमने देखा है कि उनकी इंपोर्ट्स में इजाफा हुआ हालिया सालों के अंदर, जिससे ये बात वाज़ेह है कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं पाकिस्तान स्मगल हो रही हैं। लेकिन आई थिंक इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अफगानिस्तान का इस हवाले से जो मौक़िफ़ है, देखिए वो चीज़ें जो इंपोर्ट कर रहा है या ट्रांजिट ट्रेड की फैसिलिटी कर रहा है, अगर वो चीज़ें जो अफगानिस्तान से फिर पाकिस्तान वापस आ जाती हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि इसमें हमारा कसूर नहीं है। अगर आपके बॉर्डर से चीज़ें किसी भी मुल्क से अगर आ रही हैं तो ये आपका जो रेगुलेशंस हैं या बॉर्डर सिक्योरिटी वो आपकी ठीक नहीं है, आप अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी ठीक कर लें। हमने तो नहीं कहा कि अफगानिस्तान से चीज़ें स्मगल होनी चाहिए। टू दैट एक्सटेंट दे आर एब्सोल्युटली राइट कि अगर एक चीज़ अफगानिस्तान के लिए जाती है और फिर अफगानिस्तान से पाकिस्तान वापस आ जाती है, और इसमें जो इम्पोर्टेंटली जो वज़ीर दाखिला हैं सरफराज बुगटी, उन्होंने बाकायदा तौर पर आई थिंक एतराफ़ किया है और खुल कर कहा है कि ये जो स्मगलिंग होती है ये कंटेनर्स और ट्रकों के ज़रिए होती है, और यकीनी तौर पर अगर जो वहाँ पे लोग हैं बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी कर रहे हैं वो उनके मुलव्विस हुए इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो हो ही नहीं सकती। और उस पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ है उन्होंने बाकायदा तौर पर यह ऑर्डर जारी किया है कि अगर इसके अंदर कोई फौजी अफसर या कोई भी इस तरह का एहलकार मुलव्विस होगा तो उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल होगा। तो अब देखना यह है कि एक तो हमने ये इकदाम ले लिए, लेकिन साल से ये जो काम होता रहा उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी भी होगी। जो अरबों की स्मगलिंग होती है पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ हर तरह से। कामरान, ये बहुत बड़ा सवाल है अकाउंटेबिलिटी वाला। ये मुझे अगर माजी का आप एक्सपीरियंस देखें, एक बड़ा एक फेमस एनएलसी का केस था आर्मी का, नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर कोई गलती हो तो उसको हम रेक्टिफाई कर देंगे बाद में। उसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वो मामला नैब को भेजा था, वो चीज़ें काफ़ी आगे बढ़ी। चौधरी निसार अली खान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन को बड़ा पुश करते रहे, उनकी बड़ी एक एक्सेप्टेंस भी थी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। बट वो केस भी आपको पता जब वो पहुंचा कल्मिनेशन के करीब तो वो जो अफसरान थे उनको गालबन आर्मी ने कॉल बैक कर लिया था, उनको सिविलियन लॉज के तहत उनको कोई पनिशमेंट नहीं हो सकी थी। तो माजी तो कोई इतना अच्छा नहीं है। बट कहा यह जाता है कि अब जिस तरह सरफराज बुगटी साहब ने भी कहा कि आर्मी चीफ का रिजॉल्व है, वो कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे वाकया याद आ जाता है, आशिर अजीम बड़े नॉन एक पर्सनैलिटी हैं, वो उनका एक बड़ा मशहूर एक ड्रामा होता था धुआं, 90s लेट 90s में वो टीवी पे चला था। आजकल कनाडा में पोस्ट एग्जाइल में, हाँ, वो बेसिकली कस्टम के ऑफिसर हैं। मेरी उनसे मुलाकात पहली हुई थी 2008-9 में। उस वक्त बेचारे जेर अताब थे। मेरा ख्याल है कि किसी प्रोग्राम इनको लेना चाहिए, दिस इज द राइट टाइम टू टेक हिम, अगर वो मान जाते हैं, अगर उनको फैमिली से परमिशन मिल जाती है। तो उन्होंने हमारी बड़ी एक बैकग्राउंड में बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई उनके साथ। वो कह रहे, और वो इस वक्त इसलिए वो जेर अताब थे कि उन्होंने अपने ही इदारे की कुछ चीज़ें पकड़ ली थी। और मैं पिछले दिनों फेसबुक के ऊपर अगर जाए उनके फेसबुक पेज के ऊपर या ट्विटर के ऊपर जो अब एक्स है, उसके ऊपर उनकी कुछ एक आध वीडियो भी पड़ी, उसमें वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें ये पकड़ा कि एक कंटेनर जो अफगानिस्तान के लिए उसने जाना है वो 1.5 घंटे बाद फिर उसी जगह पे कराची पोर्ट पे मौजूद है। पोर्ट से बाहर निकला, गया, माल उतारा कराची में, फिर वहीं पे पहुंच गया। तो कहते जब हमने उस चीज को देखा तो और फिर हम हैरान है कि तो ये उसने कहा मैंने सिस्टम को देखा, वो वीडियो उनकी मौजूद है वहां पे, और फिर जब मैंने देखा फिर हमने और इसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला ये और बड़ा स्कैम है। एज अ रिजल्ट कुछ और भी फैक्टर्स होंगे। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि वो अपने ही इदारे के लोगों के खिलाफ मूव कर रहे थे। दूसरा फैक्टर इसके अंदर ये है, यह सिर्फ हमें कस्टम्स की बात है, और कस्टम्स की भी अपनी लिमिटेशन है। याद रहे कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कर्बिंग स्मगलिंग एट द बॉर्डर्स, कस्टम्स नहीं है। ठीक है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जिम्मेदारी है कि उन्होंने स्मगलिंग जो है चेक करनी है बॉर्डर्स के ऊपर। कस्टम, हमने बड़ी डिटेल्स के ऊपर एक प्रोग्राम किया हुआ है। कस्टम की रिस्पांसिबिलिटी किसी जगह पे 50 किलोमीटर के बाद बॉर्डर पे शुरू होती है, किसी जगह पे 200 किलोमीटर के बाद, और किसी जगह पे तो पूरे जिले के बाद, और अफगानिस्तान के इजलाब को पता है बहुत बड़े बड़े। तो इनका तो अगर इनवर्ड जो हो रही है मूवमेंट, और एक चीज जो किसी ने कुछ ले दे के बॉर्डर से छोड़ दी या बगैर किसी के लिए दिए भी वो बॉर्डर से आगे आ गई, तो वो फिर शहर में तो नहीं रुकेगी ना, मार्केट में पहुंचेगी और बिकेगी।
एक बात मैं हमेशा कहता था और हमने किसी प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया कि एफबीआर अगर इस तरह पत्थर फेंके तो वो टायरों की जो स्मगलिंग वाली शॉप्स है वहां पे जाके लगा अपनी छत से, और दूसरी साइड पे फेंकेगा तो वो जो पेट्रोल पंप है वहां पे जो स्मगल सिगरेट्स बिकते हैं वहां पे जाके लगा। तो अब इन्होंने एक्शन ले लिया है। मैं अभी तक इस पर फाइनल वर्डिंग नहीं दूंगा क्या होता है नहीं होता, माजी ये बता रहा है कि बड़ा मुश्किल है। इसमें एक जो चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, एक पाकिस्तान के सीनियर एहलकार हैं जो अफगानिस्तान के मामलात को वो देखते भी रहे हैं, तो उनसे मेरी एक 2 रोज़ पहले इस सारे जो इश्यूज़ हैं इन पर बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि कम से कम कोई 8-9 डिफरेंट इदारे हैं, डिफरेंट एजेंसीज हैं जो उन्होंने कहा, क्योंकि वो ट्रेड के मामलात को डायरेक्ट देखते रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, जो इसमें मुलव्विस हैं कि उनकी अंडर देयर वॉच ये जो स्मगलिंग होती है। तो अगर तो वाकई पाकिस्तान जो है वो सिंसेयर है और इस दफ़ा क्रैक डाउन करना चाहता है, तो आप उन जो 8-9 इदारे हैं उनको अकाउंटेबिलिटी करें उनकी, और सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करें, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो अब देखना वही वाली बात मैं भी किसी जो जिम्मेदार एक शख्सियत से पूछ रहा था कि इस दफ़ा क्या डिफरेंस है, तो उन्होंने ये कहा कि इस दफ़ा जो ऊपर से हमें ऑर्डर है, उन्होंने कहा कि आप देखना नहीं है कि कोई बंदा वर्दी में वर्दी के बगैर है, अगर जो भी शख्स गैर कानूनी काम में स्मगलिंग में मुलव्विस है, हमें ऊपर से ऑर्डर है, आपने उनके खिलाफ क्रैक डाउन करना है। अब ये कितने अरसे तक सस्टेन होता है, इसकी क्या आउटकम होती है, दैट रिमेन्स टू बी। इसमें पहला बैरोमीटर ये होगा कि आज से 2-3 माह बाद क्या ये अफगान की जो इंपोर्टेड गुड्स हैं क्या वो मार्केट में या स्मगल गुड्स अवेलेबल है या नहीं है। अभी तो पुराने स्टॉक्स चलेंगे ना, आपके गोदामों में चीज़ें पड़ी होती हैं और आपकी सप्लाई लाइंस भी आ रही होती हैं, फौरी तौर पे तो सप्लाई लाइन टूटेगी नहीं। बट इसमें ये पाकिस्तान का एक अपना पर्सपेक्टिव है ये सारे एक्शन लेने का। जैसे अभी कामरान भी बता रहे थे कि अफगानियों की पोजीशन इसके ऊपर बड़ी वाज़ेह है कि हम जो इंपोर्ट करते हैं हम तो करते हैं अपनी एक तो ज़रूरियात के लिए करते हैं, और अगर उसकी कोई चीज़ स्मगल होकर पाकिस्तान में रह जाती है या पाकिस्तान से क्रॉस ही नहीं हो रही, तो गलती हमारी तो नहीं है, आपकी है। अफगान नहीं बिल्कुल ठीक है इस बात में। दूसरा, जहाँ पे कंजम्पशन की एक बात आ जाती है और जो बेस केस भी है कि अफगानिस्तान में फॉर एग्जांपल जैसे कहा जाता है ब्लैक टी जो चाय है, चाय वो लोग नहीं पीते।